गाइस वेलकम टू ओनली आईएएस। और हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ चल रही थी जिसमें अभी तक हम 5 स्टेट्स को अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको 3 कल्चरल साइट्स देखने को मिलेगी। सबसे पहली आती है फतेहपुर सीकरी, दूसरी है आगरा फोर्ट और तीसरी है ताजमहल। सबसे पहले हम थोड़ा सा आगरा फोर्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, आगरा फोर्ट को एक्चुअली अकबर के द्वारा चालू करवाया गया था इसका कंस्ट्रक्शन, बट कुछ पॉलिटिकल रीजंस के चलते हुए अकबर इसको कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। उसके बाद उनके पोते आते हैं शाहजहां, जो इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन को आखिरी स्वरूप देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहली आती है मोती मस्जिद, उसके बाद है दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह होती है जहाँ पर राजा प्रजा से मिलता है, आप और हम जैसे लोगों से। उसके बाद है दीवाने खास, जहाँ पर राजा डिग्निटरी से मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे अजीत डोभाल। उसके बाद है जहांगीर महल, जहांगीर महल के बाद शीश महल और शीश महल के बाद चार बाग गार्डन। देखिए, जो मोती मस्जिद है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट नहीं करवाई थी, इसको इवन औरंगज़ेब ने भी कंस्ट्रक्ट करवाया था और जहांगीर ने भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। जहांगीर ने इसे लाहौर में कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मोती मस्जिद इज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां ओनली, तो इस पॉइंट पे अपनी नज़र बना के रखिएगा। उसके बाद अगली साइड आती है हमारे सामने फतेहपुर सीकरी। देखिए, जो फतेहपुर सीकरी है, अगर आप बुलंद दरवाजे के सामने जाएंगे और वहाँ से अगर आपको फतेहपुर सीकरी का फोर्ट दिख रहा होगा और बहुत सारी कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स देखने को मिल रही होगी, एग्जाम्पल के तौर पे पंचमहल, तो आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, वो है वाव। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप कंप्लीट आर्किटेक्चर को देख रहे होंगे उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि आजू बाजू का समय कुछ समय के लिए बस थम सा गया है। इसलिए राइटर्स ने फतेहपुर सीकरी को डिस्क्राइब किया है एज अ फ्रोजन मूवमेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको हिंदू, इस्लामिक और राजपुताना स्टाइल का फ्यूजन देखने को मिलेगा, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पंचमहल। अब देखिए, पंचमहल में आपको ट्रेबियट देखने को मिलेगा। ट्रेबियट सिग्निफाई करता है हिंदुइज्म को। जैसे आपने फ्लैट रूफ देखी होगी ना, उसको ट्रेबियट आर्किटेक्चर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है आर्कुएट, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये चीज़, इसको आर्कुएट कहा जाता है और ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको हैंगिंग बालकनी भी देखने को मिलेगी। देखिए, हैंगिंग बालकनी राजपुताना स्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। राजपुताना स्टाइल में आपको ये काफ़ी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इवन कुतुब मीनार में हल्का सा कुछ स्लाइड देखने को मिलेगा कि ये मीनार है और यहाँ पर एक बालकनी टाइप की निकली हुई है, इसी को हैंगिंग बालकनी कहा जाता है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें आपको पंचमहल में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। देखिए, ट्रेबियट है, फिर यहाँ पर आप और अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर आर्कुएट भी देखने को मिलेगा, बालकनी देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको बुलंद दरवाज़ा भी देखने को मिलेगा और बुलंद दरवाज़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेटवे है, इस पॉइंट को मत भूलिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेटवे कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद यहाँ पर आपको जाली वर्क देखने को मिलेगा वाइट मार्बल में, जो कि सलीम चिश्ती टॉम में प्रेजेंट है। और आपको बता दूँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जाली वर्क इन होल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको इबादत खाना देखने को मिलेगा। इबादत खाना में अकबर जो बाकी रिलीजियस गुरुज हैं उनसे मिला करते थे और डिफरेंट रिलीजन की डॉक्ट्रिन्स को डिस्कस किया करते थे। उसके बाद यहीं पर आपको 25वीं कोर्ट देखने को मिलेगा। इसी 25वीं कोर्ट में हमारे राजा बीरबल और राजा अकबर चेस खेला करते थे, शतरंज। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर अकबर का सबसे फेवरेट एलिफेंट के नाम पे हिरन मीनार देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, अगर आप कभी विजिट करें हिरन मीनार को तो ट्राई करिएगा फैमिली के साथ या ग्रुप में ना जाएं, बिकॉज ये पहली बात तो महल से थोड़ा आउटसाइड लोकेटेड है और दूसरी बात यहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी सकरी है, मतलब काफ़ी नैरो है, तो ट्राई करिएगा कि ना ही जाएं। इसके बाद यहाँ पर आपको जोधाबाई पैलेस भी देखने को मिलेगा। जोधाबाई पैलेस में आपको हिंदू मोटिव्स देखेंगे। ठीक है, अब ये दिखाता है कि हमारे अकबर साहब कितने ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट हैं। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस सिटी का नाम फतेहपुर सीकरी कैसे पड़ा, तो इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आप सभी ने पुष्यमित्रा शुंगा का नाम सुना होगा। पुष्यमित्रा शुंगा ने मौर्य रूलर के आखिरी वंशज को मारा था, जिनका नाम था बृहद्रथ, और वो उसके कमांडर हुआ करते थे और उन्होंने अपनी खुद की एक डायनेस्टी स्टैब्लिश की जिसका नाम था शुंगा डायनेस्टी। अब देखो, होता क्या है कि
विश्वामित्र शुंगा सिकरी सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको सिकरी देखने को मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, 15 सेंचुरी के आसपास, 16 सेंचुरी के आसपास एक शेख हुआ करते थे जिनका नाम था सलीम शेख। सलीम शेख एक भविष्यवाणी करते हैं कि अकबर के यहाँ पर एक पुत्र होगा जिसका नाम जहांगीर रखा गया। अब पुत्र हो भी जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इससे खुश होकर हमारे अकबर साहब सिकरी सिटी में इनके लिए एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसके बाद जब जहांगीर का दूसरा बर्थडे होता है तो उस टाइम पे यहाँ पर फतेहपुर फोर्ट की फाउंडेशन रखी जाती है और उसी साल अकबर को गुजरात के ऊपर विक्ट्री मिलती है, जिस वजह से इस सिटी का नाम फतेहपुर रख दिया जाता है। फतेहपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। तो आपको समझ में आएगा फतेहपुर सिकरी कैसे। ओके, वेल एंड गुड। इसके बाद अगली साइट हमारे सामने आती है ताजमहल। देखिए ताजमहल मुगल्स का सबसे फाइनेस्ट स्पेसिमेन था, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे मुगल्स हैं उन्होंने जितने भी आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किए थे वो अपनी जेनिथ पे पहुँच चुके थे, अपने क्लाइमेक्स पे पहुँच चुके थे। ठीक है, और ये जो ताजमहल आप सभी जानते हैं शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया था। वैसे आप जानते हैं मुमताज़ महल किन की बेटी थी? मुमताज़ महल नूरजहाँ की बेटी थी और उनकी शादी हुई थी खुर्रम से, और खुर्रम ही आगे चल के बनते हैं कौन? वेरी गुड, शाहजहाँ। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर प्रेजेंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डोडो पैनल। डोडो पैनल के बाद आता है पेट्राडूरा। देखो पेट्राडूरा क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ब्लॉक है, अब यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाई जाएगी, मान लीजिए जिस तरह डिज़ाइन बनाई गई, अब इस डिज़ाइन को कट कर दिया जाएगा और यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ डिफरेंट स्टोन्स या डायमंड जो भी है उन सबको इंसर्ट किया जाएगा, इसे पेट्राडूरा कहा जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी मिलेगी, उसके बाद चार बाग गार्डन, और उसके बाद यहाँ पर इवन वाटर को भी यूज़ किया गया है टू कूल द प्लेस। उसके बाद जाली वर्क। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अराबिस्क्यू। देखिए अराबिस्क्यू क्या होता है, ये इस तरह की कोई डंडी टाइप की होती है और यहाँ से ये गोल 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 ऐसे जब तक ख़त्म नहीं हो जाता जब तक चीज़ें चलती रहती है। आपने काफ़ी जगह से देखा होगा। ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है बट स्टिल यू कैन एडजस्ट विद इट। और आपको मैं बता दूँ इसके जो मेन कंस्ट्रक्टर थे या डिज़ाइनर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने 20,000 लोगों का इस्तेमाल किया था ताजमहल को बनवाने में, और ऐसा कहा जाता है ताजमहल को बनने में 10 साल से ज़्यादा लगा। कुछ लोग कहते हैं इट टुक अराउंड 15 ईयर्स, कुछ लोग कहते हैं इट टुक अराउंड 22 ईयर्स। फाइन, बट अगर आप दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको मिलेगी 70 बिलियन रुपीज़, विच इज़ वेरी ह्यूज। और साथ ही साथ आप दोबारा इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज आपके पास उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक और इसी का एक कॉपीड वर्जन है जिसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा को कहा जाता है इट इज़ ताज ऑफ डेक्कन। तो आप देखिए कितनी बेकार तरीके की उसकी कोरियोग्राफी और आर्किटेक्चर की गई है। फाइन, अब देखो अब आते हैं अगले स्टेट में। अगले स्टेट का नाम है तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में आपको 2 साइट देखने को मिलेगी, पहली है महाबलीपुरम एंड इट्स मॉन्यूमेंट और दूसरी है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। सबसे पहले हम आते हैं महाबलीपुरम एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स में। देखिए जो महाबलीपुरम की कंस्ट्रक्शन है दैट क्रेडिट गोज टू नरसिम्हा-वर्मन वन। अब देखिए महाबलीपुरम की अपना एक इतिहास है, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा मैं। देखिए होता क्या है, उस टाइम पे 2 काफ़ी पावरफुल डायनेस्टीज रूल कर रही थी साउथ इंडिया में। एक थे चालुक्यास अंडर पुलाकेसिन II, और मैं आपको बता दूँ पुलाकेसिन II ने हर्षवर्धन को भी नर्मदा रिवर के पास हराया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। और वहीं दूसरी तरफ रूल कर रहे थे पल्लवास। पल्लवास का कैपिटल हुआ करता था कांचीपुरम और चालुक्यास का कैपिटल था वातापी, इसे आप बादामी भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, चालुक्यन किंग पुलाकेसिन II महेंद्रवर्मन वन के ऊपर अटैक करते हैं। उस टाइम पे पल्लवा किंग थे महेंद्रवर्मन वन। अब जब इनके ऊपर ये अटैक करते हैं तो यहाँ पर पल्लवास की डिफीट होती है, बट फिर भी हमारे जो पल्लवा किंग है महेंद्रवर्मन वन वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ साल बीत जाते हैं, उसके बाद चालुक्य दोबारा सोचते हैं कि चलो यार दोबारा इन पर अटैक करते हैं। कांचीपुरम पिछली बार रह गया था, इस बार उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन पल्लवा डायनेस्टी में इस बार एक चेंज आ चुका था। चेंज क्या था, अब यहाँ पर रूलर बन चुके थे नरसिम्हा-वर्मन वन। अब यहाँ पर बाजी ऐसी पलटती है, चालुक्य सिर्फ हारते नहीं हैं, इवन उसका कैपिटल भी नरसिम्हा साहब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसके बाद वो एक टाइटल लेते हैं वतापी कोंडा। ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में वो महाबलीपुरम की साइट का इनॉग्रेशन करते हैं। अब महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं, याद रखिएगा जो डिफरेंट रूलर्स ने बनवाए हैं, सारे आर्किटेक्चर नरसिम्हा-वर्मन वन के द्वारा नहीं बनवाए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम देख सकते हैं शोर टेम्पल को। देखिए शोर टेम्पल बे ऑफ बंगाल के शोर्स पे लोकेटेड है, इसलिए इसे शोर टेम्पल कहा जाता है, और इसको नरसिम्हा-वर्मन II ने बनवाया था। यहाँ पर आपको इन टोटल 3 श्राइन्स देखने को मिलेगी। एक बिलोंग करती है
लॉर्ड विष्णु को और 2 बिलोंग करती है लॉर्ड शिवा को। वैसे ये काफ़ी यूनिक है बिकॉज हर एक मंदिर में सिर्फ एक ही भगवान के लिए श्राइन्स डिवोटेड होती है, बट फिर भी हो सकता है कि पैटर्नाइजेशन चेंज हुई है कुछ टाइम बाद, इसलिए यहाँ पर ये दूसरी श्राइन देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको रथ टेम्पल और पंचरथ टेम्पल देखने को मिलेंगे जो कि पांडवास को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा रथ टेम्पल है दैट इज़ डिवोटेड टू धर्मराज युधिष्ठिर, और जो सबसे छोटा है दैट बिलोंग्स टू द्रौपदी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको रॉक कट केव्स भी देखने को मिलेंगी। देखिए रॉक कट केव्स क्या होती है, मान लो ये हमारे सामने चट्टान है, ठीक है। अब इन चट्टान को केव की शेप दी जाती है और इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फैकेड लगाएंगे, यहाँ पर एंट्रेंस पे पिलर्स लगाएंगे, अंदर स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे, उनके ऊपर पेंट किया जाएगा। इसे कहा जाता है रॉक कट केव्स। और इसके बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल प्रेजेंट है महाबलीपुरम में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वराह केव्स, कृष्णा केव्स एट्सेट्रा। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है विच इज़ कॉल्ड एज अर्जुनास पिनेस या फिर डिसेंट ऑफ द गैंगीज या गंगा, ठीक है। ये इसी को कहते हैं अर्जुन पिनेस। अब देखिए यहाँ पर आपको अर्जुन देखने को मिल रहे होंगे और इनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए, लॉर्ड शिवा के लिए, बिकॉज ही वॉन्ट अस्त्र। कौन सा अस्त्र, वेरी गुड, पशुपतास्त्र, ठीक है, टू डिफीट द कौरवास इन कुरुक्षेत्र वॉर। और यहाँ पर आपको छोटे मोटे बंदर दिख रहे होंगे, बिल्लियाँ दिख रही होंगी जो हमारे अर्जुन साहब को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो पहला व्यू है जिसने इसको कुछ इस तरीके से प्रेरित किया है। वहीं दूसरा व्यू ये बोलता है कि ही इज़ नॉट अर्जुन, ही इज़ एक्चुअली भागीरथी। और यहाँ से देखो पानी भी गिर रहा है, इसलिए हमारे जो भागीरथी हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि गंगा को किस तरीके से धरती में लाया जाए। ओके, तो अभी तक डिस्प्यूटेड है, जब सॉल्व हो जाएगा उस टाइम पे हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब अगली साइट हमारे सामने तमिलनाडु में आती है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। देखिए ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में मेजर 3 टेम्पल्स आते हैं। सबसे पहला है बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर, दूसरा है टेम्पल एट गंगाई कोंडा चोलापुरम और तीसरा है एरावतेश्वरा एट दारासुरम, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सामने बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल को राजा वन ने बनवाया था और जो गंगाई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल है दैट वाज बिल्ड बाय राजेंद्र वन। अब बृहदेश्वरा टेम्पल की सबसे यूनिक बात यह है कि इट हैज़ बीन बिल्ड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। आपने पजल देखी होगी ना इस तरीके की, हाँ। अब यहाँ पर बस चीज़ें आपको क्या सेट करनी पड़ती है, तो इसी को कहा जाता है इंटरलॉकिंग। उसी प्रकार से बृहदेश्वरा टेम्पल को बनवाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले फ्लैट रूफ में कुछ गड्ढे किए गए, यहाँ पर विमान सेट हुआ, फिर उसके ऊपर कुपोला सेट हुआ, इस तरीके से उसको बनाया गया है। फाइन। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स को जानना। देखिए मैं यहाँ पर द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाऊँगा नहीं, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊँगा जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसको नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से कंपेयर भी करने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारा नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और ये हो गया द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कोई भी अप्रेस प्लेटफॉर्म नहीं होता, सिंपल फ्लैट रूफ में मंदिर को बनाया जाता है। वेरेज नगरा में एक अप्रेस प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हमने खजुराहो टेम्पल में देखा था। अब यहाँ पर आपको कोई भी बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलेगी नगरा में, ठीक है, और द्रविड़ा में आपको एक बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी। अब इसके बाद दोनों जगह आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा जहाँ पर मेन डीटी को रखा जाता है। अब इसके बाद आपने ये देखा होगा नगरा स्टाइल में जो टॉप का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, इसको वहाँ पर शिखरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर को विमान कहा जाता है। अब आपने चीज़ और नोटिस की होगी, शिखर के ऊपर आपको नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कुपोला या आप उसे कह सकते हैं एक्चुअली में कलश और अम्लक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कलश प्लस अम्लक को मिलके शिखर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तो यहाँ पर जो कुपोला दिख रहा है ना, ये यहाँ पर इसको कहा जाएगा शिखर, और ये जो बड़ा सा ये दिख रहा है आर्किटेक्चर, इसको कहा जाएगा विमान, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेम्पल टैंक भी देखने को मिलेगा और दिस टेम्पल वाज आल्सो यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस एज वेल। तो ये हो गया हमारा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। उसके बाद अगली साइट हमारे सामने आती है कर्नाटका की। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट साइट है। सबसे पहली है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पटाडक्कल और दूसरा है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी। अब देखो जो हम्पी है, हम्पी एक्चुअली में ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर का आप कह सकते हैं कैपिटल था, और यहाँ पर बैटल ऑफ तलाईकोटा लड़ा जाता है। बैटल ऑफ तलाईकोटा में एक तरफ थे डेक्कन सल्तनट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, अगेंस्ट द विजयनगर। अब इन पांचों ने मिलके बैटल ऑफ तलाईकोटा में हम्पी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया
और कुछ इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया कि लोगों ने इसको 6 महीनों के अंदर छोड़ दिया। अगर मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन सी रिवर के बेसिस में लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बेसिन ऑफ रिवर तुंगा भद्रा। अब यहाँ पर आपको काफ़ी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेंगे और बहुत ही सारे आप कह सकते हैं अवशेष देखने को मिलेंगे जो भी कैपिटल सिटी थी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर रॉयल पैलेस देखने को मिलेगा, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, टेम्पल श्राइन्स, पिलर हॉल्स, मंडप्स, मेमोरियल स्ट्रक्चर, ऐसी बहुत सारे रूम्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। बट अब कुछ खास तरीके से प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ टूट फूट चुका है बैटल ऑफ तलाईकोटा में। उसके बाद अगली साइट हमारे सामने आती है कर्नाटका में, दैट इज़ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पडाडक्कल। अब देखो पडाडक्कल की जो फाउंडेशन थी दैट वॉज पुट बाय द चालुक्याज रूलर इन द 6th to 7th century। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि पडाडक्कल श्राइन ओनली बिलोंग्स टू द हिंदूज? नो, यहाँ पर आपको जैना श्राइन्स भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज टेम्पल ऑफ विरूपक्षा। ओके, और टेम्पल ऑफ विरूपक्षा वॉज बिल्ट बाय क्वीन लोका महादेवी, इसलिए शुरू में से लोकेश्वरा भी कहा जाता था। बट जब आपको चालुक्यास को पल्लवास के ऊपर विक्ट्री मिलती है तो उस वक्त इस टेम्पल का नाम बदल के विरूपक्षा टेम्पल रख दिया जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने अगले स्टेट में जिसका नाम है आसाम। आसाम में आपको 2 नेचुरल साइट देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है तो सब लोग जानते हैं बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र पे लोकेटेड है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो काजीरंगा है वो नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र लोकेटेड है या फिर साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र? यस, वेरी गुड, इट इज़ लोकेटेड ऑन साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लोकेटेड है? यस, अगेन यू आर करेक्ट, दैट इज वेरी गुड, औरंग नेशनल पार्क। तो उस पॉइंट को याद रखना, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में मैपिंग से क्वेश्चन आ जाए। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क को सबसे पहली बार प्रोटेक्शन ब्रिटिश ने दी थी 1908 में। उस टाइम पे उन्होंने इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था और उस टाइम पे मात्र 12 से 13 राइनोज हुआ करते थे। बट अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे तो द सेंचुरी होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स 1 हॉर्न राइनो पॉपुलेशन। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है। अब देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज जस्ट लिमिटेड टू राइनोस। नो, यू आर रॉन्ग। अगर मैं आपको बताऊं काजीरंगा नेशनल पार्क में वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी के टाइगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है। तो इस पॉइंट को मत भूलिएगा। अब देखिए जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है वो अपनी फ्लोरा एंड फौना के लिए जाना जाता है। जैसे आपने यहाँ पर फ्लोरा ऑलरेडी देख लिया है, वन हॉर्न राइनोसॉरस है, इसके साथ टाइगर है। उसके साथ ही साथ जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसने इस एरिया को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एविफॉनल स्पीशीज़। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर फ्लोरा की बात करूँ तो अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये एक्चुअली रिवर्स के क्रिस क्रॉस में बना हुआ है। मतलब बहुत सारी रिवर एक दूसरे को क्रॉस करती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे मार्शी लैंड्स देखने को मिलेंगी, स्मॉल वाटर बॉडीज़ देखने को मिलेंगी। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट या फिर टॉल एलिफेंट ग्रासेस। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। काजीरंगा के बाद हमारे पास आज की लास्ट साइट आती है जिसे आप कह सकते हैं मानस नेशनल पार्क। अब देखिए जो मानस नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है मानस, और मानस की ट्रिब्यूटरी है बाकी। तो इसके कंप्लीट ऊपर बना हुआ है, आप कह सकते हैं इसके बेसिन में या फिर इसके बैंक्स पे बना हुआ है। कौन कौन सी रिवर? मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। और मानस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बाकी। तो मानस बाकी रिवर सिस्टम पे लोकेटेड है हमारा मानस नेशनल पार्क। अब उसी के नॉर्थ में एक और साइट लोकेटेड है जिसे आप कह सकते हैं रॉयल मानस नेशनल पार्क, और रॉयल मानस नेशनल पार्क इज़ इन भूटान। जब आप रॉयल मानस नेशनल पार्क को और हमारे इंडिया वाले मानस नेशनल पार्क को मिला देते हैं तो ये बन जाता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। साथ ही साथ मानस नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व एंड इट इज़ ऑल्सो अ एलिफेंट रिजर्व। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरा देखने को मिलती है, फौना देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आसाम रूफ टर्टल, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हिस्पेड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉक्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट साइट। विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर स्टफ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।